नमस्कार मित्रों, स्टडी विद कवि बंधु सर में एक बार फिर से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आज का बहुत बढ़िया जो है टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, जिसका नाम होता है समास। और समास क्लास 8th में, 9th में और 10th में, तीनों क्लास में जो है ये सिलेबस में भी होता है और हर बार परीक्षा में समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज लगभग 5 या 6 प्रश्नों की, जितने भी प्रश्नों की सीरीज होगी समय के हिसाब से, उस प्रश्नों की सीरीज में मैंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। मतलब थोड़े से समय में जो है ज्यादा से ज्यादा समाज के महत्वपूर्ण और बोर्ड एग्जाम में रिपीट उदाहरण जो है आपको समझाने का प्रयास किया है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इंसान उम्मीदों का एक जिद्दी परिंदा है। इंसान उम्मीदों का एक जिद्दी परिंदा है। इंसान उम्मीदों का एक जिद्दी परिंदा है। उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों से ही जिंदा है। उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों से ही जिंदा है। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग जो है अपनी परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करें और अपने माता पिता जो है, आपके माता पिता जो है आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो उनका खर्चा जो है बेकार न जाए। हम शिक्षा के बल पर जो हमने माता पिता का नाम रोशन करें और इसी लक्ष्य को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। और मुझे आशा है कि, उम्मीद है और आशा है कि आप भी मेरे साथ जो है स्टडी करेंगे। तो लीजिए, समास टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। कम से कम समय में जो है ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरणों को समझाने का प्रयास किया है। स्टार्ट हो जाते हैं स्टडी विद कवि बंधु सर हिंदी समास टॉपिक के साथ। आइए मित्रों, पहला प्रश्न होता है हमारा समास। समास की परिभाषा आप सभी जानते हैं। समास की परिभाषा और समास के अलग अलग भागों की जो चर्चा है वो भी अगले वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, देख लेना आप। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। ठीक है। जब हम लोगों को बहुत सारे शब्द न लिख करके उन सारे शब्दों का कोई एक ही शब्द लिख दे जिससे पूरे अर्थ का पता लग जाए, तो वो सारे शब्दों से मिलकर के जो एक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समसनम समास, अर्थात दो या दो से अधिक पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो पहला प्रश्न होता है निम्नलिखित पदों का समास समस्त पद करके समास का नाम लिखिए। निम्नलिखित पदों का समस्त पद करके समास का नाम लिखिए। समस्त पद बनाना, समस्त पद ही समास है मित्रों, समस्त पद को ही समास बोलते हैं। तो ये पहले से विग्रह हुआ है, तो यहाँ पर इस विग्रह को हमें समस्त पद बनाना है और इसका समास का नाम लिखना है। जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, पर्यंत, पर्यंत आ उपसर्ग का अर्थ होता है आजीवन। आजीवन, पर्यंत जो है आ उपसर्ग का अर्थ होता है और आ का अर्थ होता है पर्यंत, पर्यंत यानी तक। तो आजीवन, इसका जीवन पर्यंत का समस्त पद बनेगा मित्रों आजीवन। और इसमें कौन सा समास होगा? एक बहुत प्यारा समास होता है जिसका नाम होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है जिसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसका पहला पद जो है उपसर्ग या अव्यय, तो ये अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ये मित्रों पहले का पहला संपन्न हुआ अव्ययी भाव समास। और इससे रिलेटेड सारी जो है परिभाषाएं आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। आप चैनल पर जो है समास की परिभाषा और भाग से संबंधित वीडियो ढूंढना आप लोगों को वहां मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शक्ति के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार को हम बोलते हैं यथा। के अनुसार को हम क्या बोलते हैं? यथा। और शक्ति वैसा का वैसा ही लिख दो, यथाशक्ति। शक्ति के अनुसार को यथाशक्ति बोलते हैं। और जिसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो उसे कौन सा समास बोलते हैं मित्रों? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। कौन सा समास बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। ये दूसरा उदाहरण भी आप लोगों का संपन्न हुआ। तीसरे उदाहरण पर चलते हैं। एक एक, एक एक, इसका समस्त पद बनेगा प्रत्येक। प्रत्येक मित्रों, जिस भी समस्त पद में ये प्रति उपसर्ग आ जाता है, प्रति, तो प्रति, तो अगर इस समस्त पद का जो विग्रह करना है ना, प्रति का, इसका जो समस्त पद का विग्रह करना है तो आप कुछ नहीं, अगले वाले शब्द को दो बार लिख दो, एक एक, तो ये विग्रह हो जाएगा। अर्थात एक एक का समस्त पद बनेगा प्रत्येक। और इसमें भी पहला पद प्रति होने से इसमें भी अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है मित्रों। और अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो आपने प्रति बताया लेकिन यहाँ प्रति दिखाई नहीं दे रहा। मित्रों प्रतिधन एक, यण संधि की वजह से जो है प्रत्येक हो जाता है। यण संधि के वीडियो में आप लोग यण संधि समझ लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, मरण तक। तक, तक को बोलते हैं मित्रों, तक को भी आ बोलते हैं, आमरण, आमरण, मरण तक। इसमें भी पहला पद अव्ययी या उपसर्ग होने से इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो, तो मित्रों प्लीज मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ये आपकी बिल्कुल निशुल्क क्लासेस है और एक प्रयास है मेरा, मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके जो है सारे पढ़ने वाले जो हीरो हैं, सारे जो पढ़ाई के वीर जो है गलियों में और कीचड़ में जो कमल खिलने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो जिनके पास टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होता है, तो उन टैलेंटेड विद्यार्थियों के लिए मैं वीडियो चैनल लेकर आया हूँ। और मेरा प्रयास है कि ऐसे जितने भी पढ़ाई के वीर हैं उनको इकट्ठा करके उन्हें सफलता तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है, यही उम्मीद है। और इस उम्मीद के लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की सख्त से सख्त जरूरत है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। तो लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और अपने अन्य मित्रों को भी जो है सूचना देते रहे, क्योंकि पढ़ाई से बेस्ट कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पदों का समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। अब इसमें समस्त पद बनाना था, समस्त पद का मतलब है समास करना था, अब इसमें विग्रह करना है, विग्रह मतलब अलग अलग करना है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का समास विग्रह होगा स्वर्ग को प्राप्त। और ये का के की को, का के की में पेपर से ने के लिए से द्वारा, ये चिन्ह जिसमें भी आते हैं मित्रों वहां तत्पुरुष समास होता है। तो ये स्वर्ग प्राप्त में जो है स्वर्ग को प्राप्त, इसका समास विग्रह होगा और यहाँ को आया है, को ये चिन्ह आने से यहाँ तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के मित्रों 6 भेद होते हैं, द्वितीय विभक्ति से लगाकर जो है सप्तमी विभक्ति तक तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तो ये को चिन्ह कौन से में आता है, कौन सी विभक्ति में आता है? कर्ता ने कर्म को, तो इसको कर्म कारक में आता है, तो इसको कर्म तत्पुरुष भी बोल सकते हैं, या तो आप इसको कर्म तत्पुरुष बोल दो, ये तत्पुरुष समास का पहला भाग है जिसको कर्म तत्पुरुष भी बोल सकते हैं। और कर्म कारक जो है द्वितीय विभक्ति में आता है, या इसको आप द्वितीय तत्पुरुष भी बोल सकते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास भी बोल सकते हैं। और कुछ भी नहीं आ रहा है और केवल आपको पता लग जाए कि को चिन्ह से इसमें तत्पुरुष समास है, तो आप इसमें तत्पुरुष समास भी लिख सकते हो मित्रों। ग्रहागत, 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 इसका समास विग्रह होगा ग्रह को आगत, ग्रह को आगत, ग्रह को आगत, घर को आया, ग्रह को आगत, ग्रह यानी घर को, आगत यानी आया, घर को आया हुआ। तो इसमें भी जो है ये को चिन्ह होने से कर्म तत्पुरुष, इसको हम बोल सकते हैं कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष समास। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको द्वितीय तत्पुरुष समास क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मित्रों आपने कारक पढ़े होंगे, विभक्तियां पढ़ी होगी, तो द्वितीय विभक्ति का जो कारक होता है वो कर्म कारक होता है, तो या तो इसको कर्म तत्पुरुष बोल दो या द्वितीय तत्पुरुष समास बोल दीजिए या तत्पुरुष समास बोल दीजिए, फिर भी आपका गलत नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, सत्पुरुष, सत्पुरुष, पुरुष की विशेषता क्या है? पुरुष की विशेषता क्या है? पुरुष की विशेषता है कि वो सत्य है, वो सत्य, सत्यवादी है। तो सत्य है जो पुरुष, सत्य है जो पुरुष, सत्य है जो पुरुष। अब पुरुष की विशेषता क्या है कि वो सत्य है, और जहां विशेषता आ जाती है, जहां विशेषण विशेष आ जाता है, वहां एक समास होता है जिसका नाम होता है कर्मधारय समास। अर्थात कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में होता है विशेष्य और विशेषण, विशेष्य और विशेषण, ये कर्मधारय समास में होता है। कौन से समास में होता है? कर्मधारय, जहां विशेषताएं आ जाती है, विशेषण और विशेष तारीफ की जाती है किसी की, वहां कर्मधारय समास होता है। तो पुरुष की विशेषता क्या है? वो सत्य है, इसलिए कौन सा समास हो गया मित्रों? ये कर्मधारय समास हो गया। कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। ठीक है। नील कमल, कमल की विशेषता क्या है? ये कमल जो है विशेष्य है और ये नील जो है विशेषण है। तो ये विशेष्य है, ये विशेषण है। तो मित्रों कमल की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। तो नील है या नीला है? नीला है जो कमल। ठीक है। इसमें भी कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ठीक है मित्रों, इन दो प्रश्नों में आपके जो है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास, 3 समास जो इन दोनों प्रश्नों में क्लियर हो गए। अगले जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें जो बाकी समास क्लियर होंगे, उससे पहले आप लोग इसका
पिक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए अगर आपके पास नोटबुक हो तो, ताकि हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 होता है मित्रों। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित पदों का समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। ठीक है मित्रों, गागर में सागर भरने का प्रयास कर रहे हैं हम, अर्थात महज 2-3 प्रश्नों के माध्यम से ढेर सारे समास के महत्वपूर्ण उदाहरण समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह है समय का सदुपयोग। ठीक है मित्रों, 3 लोगों का समूह, 3 लोगों का समूह। अब मित्रों, एक ऐसा समास होता है जिसमें संख्याएं आती है, ठीक है, गिनती आती है, और जिसमें संख्याएं आए, गिनती आए, उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास। वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, जिसका प्रथम पद क्या हो? प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची। जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो वह कौन सा समास कहलाता है? द्विगु। द्विगु, द्विगु, जिसका पहला पद ही जो है संख्यावाची, और द्विगु में द्वि खुद ही संख्यावाची है, द्वि यानी दो, द्वि यानी दो, द्विगु। ठीक है, तो 3 लोगों का समूह, इसका समास विग्रह होगा, समास समस्त पद बनेगा त्रिलोक। त्रिलोक, त्रिलोक, 3 लोगों का समूह त्रिलोक। और इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है मित्रों। कौन सा समास है? द्विगु समास। ओके, 4 राहों का समूह संख्यावाची है, पूरा विग्रह संख्यावाची है, संख्याएं आ रही है, तो 4 राहों के समूह को हम क्या कहते हैं? चौराहा। चौराहा, 4 राहों का समूह चौराहा। देखो, पहला पद संख्यावाची है, द्विगु है, यहाँ भी पहला पद संख्यावाची है, इसलिए इसमें भी कौन सा समास होगा मित्रों? द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। आगे बढ़ते हैं। देश और विदेश, एक ऐसा समास जिसका पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है, उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। दोनों, दो का जोड़ा जिसमें आए, दो का जोड़ा जिसमें आए, उसे द्वंद्व समास बोलते हैं, जिसका पहला पद भी प्रधान हो और दूसरा पद भी प्रधान हो। और ऐसे समास में विग्रह करते समय और आता है, संस्कृत में च आता है। तो देखो, विग्रह करते समय इसमें बीच में क्या आया? और आया है, तो समझ जाओ, जिसके विग्रह करते समय बीच में और आए तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। तो इस और को हटा करके बीच में चिन्ह लगा दो, अभियोजक चिन्ह। देश विदेश, ये चिन्ह लगा दिया, और हटा करके ये समस्त पद बन गया। और कौन सा समास है? द्वंद्व, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। अन्न और जल, ये देखो बीच में और आया है, ऐसा समास जिसके विग्रह में और आए वो द्वंद्व समास होता है। तो इसका भी और हटाकर इसके बीच में भी जो है योजक चिन्ह लगा दीजिए, अन्न जल, द्वंद्व समास। ठीक है, ये हो गया द्वंद्व समास के उदाहरण। द्विगु और द्वंद्व समास के उदाहरण इसमें संपन्न हुए मित्रों। महत्वपूर्ण उदाहरण है, कई परीक्षाओं में ये आ चुके हैं। तो आशा करता हूं कि ये उदाहरण आपके आए और आप जो है अपनी सफलता का परचम लहरा दो। ओके, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। ठीक है, कॉन्फिडेंस से जो है व्यक्ति की विजय होती है, ना कि जो है अगर वो कितना ही बड़ा शूरमा हो लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, धैर्य नहीं है, तो वो प्रत्येक क्षेत्र में जो है हार जाता है। लेकिन हम तो जो है गिर कर उठने वाले लोग हैं मित्रों, तो हारना नहीं है। माता पिता, अब बीच में योजक चिन्ह आया है, तो मैंने क्या कहा था? इस चिन्ह को अगर विग्रह करना है, निम्नलिखित पदों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए, तो इस चिन्ह को हटाकर और लगा दो, जहां दोनों पद प्रधान हो, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। ठीक है, दोनों में से एक भी कमजोर नहीं है, माता और पिता। ये बीच में और आ गया। अब जिसमें बीच में और आए वहां कौन सा समास होता है मित्रों? वहां द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दशानन, दशानन ऐसा समास जिसमें समस्त पद का नाम लेते ही किसी महान व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या किसी कुसिद्ध व्यक्ति, लेकिन वो किसी न किसी क्षेत्र में जो है उसने अपना लोहा मनवा रखा है, जिस पद का नाम, जिस पद को उच्चारित करते हमें किसी तीसरे की याद आ जाए, वहां कौन सा समास होता है मित्रों? वहां बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात दशानन का नाम लेते हमें रावण की याद आ गई। तो जहां न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद वहां निकल करके आता है, न तो दश प्रधान है न आनंद प्रधान है। दश और आनंद का नाम लेते ही दशानन रावण की याद आ गई, तीसरे की याद आ गई, वहां बहुव्रीहि समास होगा मित्रों। ठीक है,
दशानन। तो इसका समास विग्रह होगा दस है आनन जिसके वह। 10 है आनंद जिसके वह। कौन होता है मित्रों? रावण ही होता है। तो इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। शूलपाणी। 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 अब शूल, शूल मतलब त्रिशूल। त्रिशूल किसके हाथ में होता है? त्रिशूल होता है काशी वाले ने और उज्जैन वाले ने। सुनते हो ना आप प्रदीप जी मिश्रा जी के प्यारे प्यारे भजन सुनते हो, तो शूल और त्रिशूल जो है काशी वाले बाबा महाकाल के हाथ में होता है, बाबा शिव के हाथ में होता है। तो शूल पाणी का नाम लेते हैं, हमें किसकी याद आ गई? भगवान शिव की याद आ गई। तो इसमें इसका समास विग्रह होगा शूल है जिसके पाणी में वह। शूल है, शूल यानी त्रिशूल। शूल भी लिख सकते हो, त्रिशूल भी लिख सकते हो। शूल है पाणी में जिसके। पाणी, पाणी का मतलब जानते हो? हाथ, हाथ। शूल है पाणी में जिसके, जिसके वह। कौन? शिव। इसमें भी बहुव्रीहि समास है। ठीक है, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। लंबोदर। 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 अब लंबोदर का नाम लेते ही किसकी याद आ रही है मित्रों? लंबोदर का नाम लेते ही वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसा मंत्र हम कब उच्चारित करते हैं? जब भी कोई नया काम करते हैं, अर्थात देवों के प्रथम देव गजानंद महाराज का हम नाम लेते हैं, जिनको लंबोदर भी कहा जाता है। अर्थात लंबा है उदर जिसका वह। लंबा उदर, उदर का मतलब होता है पेट। लंबा है, लंबा है उदर जिसका वह। श्री गणेश, श्री गणेश, सॉरी, श्री गणेश जी। ठीक है, तो इसमें भी जो है यहाँ क्या है, जगह के अभाव के कारण मैंने शी लिख दिया था, शिव कर देते इसको, श्री गणेश जी। अब इसमें भी जो है बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है मित्रों? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ये जो है इसमें आपके बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास और द्विगु समास जो है संपन्न हुए। अब अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, उसमें कुछ और उदाहरण हम लोग समझेंगे। उससे पहले आप इस मैटर को जो है नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित पदों का समास अथवा समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। अब मित्रों, ये लगभग पांचवें प्रश्न पर जो है हमारे इस समास की सीरीज का समापन है। तो मैंने इस पांचवें प्रश्न में भी गागर में सागर बढ़ने का प्रयास किया है मित्रों। अपनी नजरें जो है यही आप जमाए रखना, क्योंकि जब तक लक्ष्य पर हम केंद्रित नहीं होंगे तब तक जो है हमारा निशाना विफल होता रहेगा। और मत चूके चौहान, इसलिए हमें चूकना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रूप के योग्य, रूप के योग्य। अब के योग्य, के योग्य को क्या कहते हैं? अनुरूप। क्या कहते हैं मित्रों? अनुरूप कहते हैं। अनुरूप। ऐसा समास जिसका प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय हो, वहां कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास को मित्रों विस्तार से आप लोग जो है समास के अगले वीडियो में समझ लीजिएगा। अव्ययी भाव समास। ठीक है। सर्वज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ। ज्ञ, ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। ज्ञ यानी जानने वाला। सर्व यानी सभी को जानने वाला, सबको जानने वाला, सबको जानने, सबको जानने वाला। सबको जानने वाला, सबको जानने वाला कौन होता है मित्रों? सबको जानने वाला सर्वज्ञ होता है। कौन होता है? एक मिनट मित्रों। हाँ तो मित्रों, हम बात कर रहे थे सबको जानने वाला। ठीक है, तो सबको जानने वाला को हम क्या कहेंगे? सबको जानने वाले को हम सर्वज्ञ कहेंगे। और इसमें कौन सा समास है? को। इसमें, सॉरी, डबल डबल को लिख दिया। इसमें को चिन्ह आया है, और को चिन्ह की वजह से इसमें कौन सा समास होगा? इसमें कर्म तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष, जिसको द्वितीय तत्पुरुष भी बोलते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास भी बोलते हैं।
ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, आगे जगह नहीं है, ठीक है। महापुरुष, महापुरुष, पुरुष की विशेषता क्या है कि वो महान है। और जहां विशेषण विशेष्य हुआ कौन सा समास होता है मित्रों, वहां कर्मधारय समास होता है, ठीक है। महान है जो पुरुष, महान है, महान है, महान है जो पुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष, कर्मधारय समास। कौन सा समास मित्रों, कर्मधारय समास। अर्थात पुरुष कौन सा कर्म धारण किए हुए है, पुरुष जो है महानता का कर्म धारण किए हुए हैं। चार पदों का समूह, चार पदों का समूह। अब चार पदों का संख्या, ये मित्रों संख्या, और जहां संख्या है, जहां संख्या है वहां कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। चार पदों के समूह को चौपाई बोलते हैं मित्रों, क्या बोलते हैं, चौपाई। चौपाई एक छंद है मित्रों, और चौपाई छंद में हमारी परम आराध्य पुस्तक श्री रामचरितमानस जो है, उसमें चौपाई छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है मित्रों। चौपाई में ही लिखी गई है सारी श्री रामचरितमानस। तो चौपाई, इसमें पहला पद संख्यावाची होने के कारण इसमें जो है कौन सा समास होगा, इसमें द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। इसके बाद सप्ताह, सप्ताह, इसमें भी पहला पद क्या है, संख्यावाची, इसलिए जहां पहला पद संख्यावाची हो वहां द्विगु समास होता है। तो सात, सात दिनों का समूह, सात दिनों, सात दिनों का समूह, सात दिनों का समूह। यहां भी कौन सा समास है मित्रों, द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है, ठीक है। और चार है आनंद जिसके वह, अब यहाँ पहला पद संख्यावाची तो है लेकिन इसमें द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि चार है आनंद जिसके वह। अब चार है आनंद जिसके वह चतुरानंद, और चार आनंद, आनंद यानी माथे, चार सिर किसके हैं, ब्रह्मा जी के, इसलिए यहाँ भले पहला पद संख्यावाची है फिर भी इसको द्विगु समास नहीं बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही चार आनंद, चार माथे की, चार सिर की हम बात करते हैं हमें ब्रह्मा जी की याद आ जाती है। और जहां जिसका उच्चारण करते ही, नाम लेते ही जो है किसी तीसरे की याद आ जाए, वहां कौन सा समास होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है मित्रों, ठीक है। चार है आनंद जिसके वह, इसका समस्त पद बनेगा चतुरानंद। क्या बनेगा, चतुरानंद, चतुरानंद। चतुरानंद किसको कहते हैं, चतुरानंद जो है ब्रह्मा जी को कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा समास होगा, इसमें बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है मित्रों। ओके, पीतांबर, पीतांबर मित्रों, पीतांबर में जो है समास के दो जो है भाग होते हैं। पीतांबर में, पीतांबर में कर्मधारय समास भी होता है और पीतांबर में जो है बहुब्रीहि समास भी होता है। क्योंकि देखिए पीतांबर, पीतांबर में दो पद है, पीत और अंबर। अंबर यानी कपड़ा भी होता है, अर्थात पीला कपड़ा। कपड़े की विशेषता क्या है कि वो पीला है, तो कपड़े की विशेषता अगर पीली है, अगर कपड़ा पीला है तो विशेषण और विशेष्य होने की वजह से इसमें कर्मधारय समास भी होता है। और इसका समास विग्रह एक अलग तरीके से भी होता है, पीला है अंबर जिसका वह। अंबर यानी कपड़ा, पीला है अंबर जिसका वह, पीला है कपड़ा जिसका वह। अब पीले कपड़े कौन पहनते हैं, हमारे परम आराध्य देव, हमारे वृंदावन के श्री कृष्ण कन्हैया जी पहनते हैं पीले कपड़े। पीली है लंगोटिया, मतलब पीली है कमरिया। तो इसका समास, इसमें कर्मधारय समास भी होता है और इसमें बहुब्रीहि समास भी होता है। कर्मधारय समास के अनुसार तो इसका समास विग्रह होगा पीत, पीत यानी पीला अंबर, ठीक है। तो इस हिसाब से तो इसका समास, इस समास विग्रह के हिसाब से तो इसमें कर्मधारय समास हो गया। कौन सा समास हो गया मित्रों, कर्मधारय समास हो गया। लेकिन अब इसमें बहुब्रीहि समास करना है हमें, तो कैसे करेंगे, पीत है अंबर जिसका वह, पीत है अंबर जिसका वह, तो इसका समास विग्रह हो गया पीत है अंबर जिसका वह। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान जो है पीले कपड़े धारण करते हैं। तो जहां तीसरे की याद आती है वहां बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है मित्रों। ये आप लोगों की जो है समास की प्रश्न सीरीज यही समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास
11th क्लास और 12th क्लास से जुड़े हुए होंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए बने रहिए स्टडी विद कवि बंधु सर के साथ। बेस्ट ऑफ लक, आप सफलता के झंडे गाड़े, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरी उम्मीद है। जय श्री कृष्ण।